मतलब सच में कर्नाटक की हालत पहले से ही खराब थी और अब जो नया बजट पेश किया गया है उसने और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसमें 150 करोड़ तो सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिए रखे गए हैं, जबकि 1000 करोड़ सीधे अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 100 करोड़ उर्दू स्कूलों के लिए रखे गए हैं, जिसमें 50% फीस रिबेट शामिल है। साथ ही इमामों की सैलरी भी बढ़ा दी गई है। स्पष्ट रूप से यह सरकार टैक्सपेयर्स के पैसों का इस्तेमाल एक खास वर्ग को खुश करने में कर रही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे असली वजह क्या हो सकती है? अभी मेरी टाइमलाइन पर एक बेहतरीन वीडियो आया है जिसमें दिखाया गया है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह बदलाव की ओर बढ़ रहा है और एक नए शानदार मोड़ ले रहा है। यह सुधार कई साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब सही दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो कौन सी क्लास में है? सेकंड क्लास। मैं हैरान हूँ कि सेकंड क्लास के बच्चों की ये स्कूल की बुक है, कोड AI, एंड इसमें आपको they're teaching you YouTube, they're teaching you और क्या पढ़ा रहे हैं तेरे को? चैट GPT, AI पढ़ा रहे हैं तेरे को? Understanding AI. Look at this, Siri, voice assistants, YouTube. भाई ये सब स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया यार। स्पीकर्स कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी सिखा रहे हैं, टर्मिनेटर सिखा रहे हैं तुम्हें। कुछ समझ आता है तेरे को ये सब? मैं भी समझाती है। तुम्हें आता है समझ? कमाल हो गया यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर यह बदलाव इसी तरह जारी रहा तो हमारे देश के बच्चे भी चीन के बच्चों की तरह दिमागी तौर पर विकसित होंगे। इस पर आपका क्या विचार है? हम इस बात से इनकार नहीं करते कि भारत और भारतीयों में कमियां हैं, लेकिन कुछ विदेशी लोग अपने देश की छवि सुधारने के लिए जानबूझकर भारत को निशाना बनाते हैं। हाल ही में जर्मनी के एक फूड आउटलेट का वीडियो सामने आया है जहां चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। क्या वहां के लोगों में शिष्टाचार और तमीज की कमी है? लेकिन इस पर कोई पत्रकार चर्चा नहीं करेगा और न ही BBC जैसी संस्थाएं इस मुद्दे पर आवाज उठाएंगी। यूरोपीय देश खुद को कितना भी सभ्य और उच्च वर्गीय बताएं, लेकिन सच तो यह है कि इनसे ज्यादा अव्यवस्थित कोई नहीं। आपका इस पर क्या विचार है? एक तरफ DMK के कार्यकर्ता हिंदी का विरोध कर रहे हैं और जहां जहां हिंदी दिख रही है उसे काले रंग से मिटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के आम नागरिक बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के गांवों में बुनियादी मेडिकल सुविधाएं तक नहीं है। जब कोई बीमार पड़ता है तो उन्हें इस तरह से अस्पताल ले जाना पड़ता है और वो अस्पताल भी उनकी जरूरतों के मुताबिक नहीं है। फिर भी तमिलनाडु की जनता बार बार इन्हें वोट क्यों देती है? इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जहां DMK के काउंसलर जाकिर हुसैन एक महिला कार्यकर्ता का हाथ अनुचित तरीके से छू रहे हैं और उसका कंगन उतार रहे हैं। अगर ये लोग कैमरे के सामने इतने बेशर्म हैं तो सोचिए कैमरे के पीछे क्या क्या करते होंगे। आपका इस पर क्या कहना? DSP अनुज चौधरी जी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था और अगर आपको याद हो तो उनके बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। फिर भी कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते खुद योगी आदित्यनाथ जी ने सामने आकर उनका समर्थन किया। कि होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो हर वक्त सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं। होली तो हर साल आती है, जुम्मा तो हर हफ्ते आता है। जुमा तो जरूरी है, जुमा जरूरी है। जो पक्का मुस्लिम होगा ना वो कभी होली नहीं खेलेगा, क्योंकि हमारे मजहब में ही बताया नहीं। अगर यह वीडियो देखने के बाद भी आपके दिमाग में सेक्युलरिज्म का भूत सवार है तो आप सच में बेवकूफ हैं।